स्वागत है आपका। 23 की महाभारत में कुछ सियासी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू सेवा परिषद ने बवाल कर दिया। एडवोकेट दीप्ति दहिया के घर पर हंगामा किया है। मिशनरी अनुयायी ने भगवान की तस्वीरों पर लगा दी थी यीशु की तस्वीर। मिशनरी अनुयायी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। मिशनरी अनुयायी सनी जोसेफ को कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। हनुमान ताल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू सेवा परिषद ने जमकर बवाल किया। एडवोकेट दीप्ति दहिया के घर पर हंगामा हुआ है। मिशनरी अनुयायी ने भगवान की तस्वीर पर लगा दी थी यीशु की फोटो और मिशनरी अनुयायी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। मिशनरी अनुयायी सनी जोसेफ को कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पर। पवन, क्या है पूरा मामला? जी सुमित, बिल्कुल ये एक धर्मांतरण की सूचना जो है विश्व हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली थी कि प्रेम सागर चौकी जो हनुमान ताल थाना क्षेत्र में आती है, उस वहां पर दीप्ति दाहिया जो एडवोकेट हैं, उनके घर पर किसी मिशनरी अनुयायियों द्वारा पहुंचकर और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर सीधे प्रवेश किया और उनसे जब परिवार के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि ये हिंदू परिवार है, लेकिन उस घर में जितने भी भगवान की तस्वीरें थी उनके ऊपर यीशु भगवान की पोस्टर और फोटोज चिपका दी गई थी, जिससे कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने वो तस्वीरें फाड़ दी। और जब वहां पर सवाल जवाब किए तो जानकारी मिली कि किसी बीमार व्यक्ति, परिवार के किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराने के लिए, झाड़ फूंक कराने के लिए मिशनरी के सदस्यों को बुलाया गया था और वो घर पहुंचे थे तो उन्होंने भगवान की तस्वीरों को अलग करने के लिए कहा। लेकिन जब दीप्ति दाहिया के परिवार वालों ने तस्वीरें अलग करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने फोटो चिपका दी। इसी बात को लेकर के वहां बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो मिशनरी अनुयायी थे सनी जोसेफ, उनकी पत्नी एवं उनके साथियों को सबको थाने लेकर आए, जहां पुलिस चौकी के बाहर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की। जो आरोपी हैं धर्मांतरण के, उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने उन्हें बचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे 23 की महाभारत की और सबसे पहले बात कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला। कमल पटेल ने कहा कि जिस तरह से मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, ठीक उसी तरह कमलनाथ सत्ता से बाहर आकर तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की चक्की बारीक पीसती है। इस बार चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार होगी। कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को धोखा दिया। कमलनाथ के बयान हिंदू है लेकिन बेवकूफ नहीं है, इस पर भी निशाना साधा। कमल पटेल ने कहा, आपने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। जो शुरू से देशभक्त है उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं। जनता बताएगी कौन बेवकूफ है। कमलनाथ जी सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब का सब आके बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ पर कमल पटेल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला ने जवाबी हमला बोला। कहा, कमल पटेल ने कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। जीवन देने और लेने वाला ईश्वर है। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को अनाथ कहें। संस्कार की बात करने वाली बीजेपी पार्टी के नेता अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमलनाथ जी को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कमलनाथ जी के नाम का भाजपा में भय है, डर है। सभी लोग कमलनाथ जी के नाम से डरते हैं। कमल पटेल जी को कहना चाहता हूं कि जन्म देने वाला भी ईश्वर है
और बुलाने वाला, मृत्यु देने वाला भी ईश्वर है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं, आपकी हैसियत नहीं है किसी को आप अनाथ करवा पाओ। बाकी जहां तक छिंदवाड़ा की बात है तो वो एक ऐसा जिला है कि जो आप 2019 में भी नहीं जीत पाए, जब आपने सेना के शौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा था पूरा। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जैसे जैसे एमपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है, लेकिन बयान अब व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। बयानों में तल्खी और भाषा की मर्यादा तार तार भी हमको नजर आती है। अब जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो जो कमल पटेल हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री, ये छिंदवाड़ा का परिवार भी इनके पास है। जाहिर सी बात है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और साथ ही उनके दोनों बेटे चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने उनके बयान को लेकर उनकी निंदा की और उन्होंने कहा है कि अब जनता बताएगी कि आखिरकार बेवकूफ कौन है। और कमलनाथ ने जिस तरह से बयान दिया था, उसी बयान को जो है कृषि मंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उन्होंने बार बार जनता को बेवकूफ या उन्होंने कहा है कि हिंदू है मगर बेवकूफ नहीं है, इसी बयान को उन्होंने पेश किया है। अब देखने वाली बात है कि उनके बयान को कांग्रेस किस तरह से लेती है, मगर उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, राजनीतिक भविष्यवाणी की है कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और उनके दोनों बेटे भी चुनाव हार जाएंगे। सुमित, जितेंद्र, आरोप प्रत्यारोप राजनेता एक दूसरे पर तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन जब जब प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ये आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तल्ख होते हुए नजर आते हैं। वैसा ही कुछ हमें अब देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिन पहले ही महाराज वर्सेस राजा की जो बयानबाजी थी वो हमें देखने को मिली, उसमें भी भाषा की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। अब कमल पटेल वर्सेस कमलनाथ यहां पर नजर आता है, इसमें भी भाषा की मर्यादा तार तार होती हुई नजर आती है। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि नेताओं को कहीं ना कहीं भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उनके जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उसका असर गलत पड़े। और जाहिर सी बात है, राजनीति साफ सुथरी होना चाहिए, पारिवारिक जो है कटाक्ष नहीं होना चाहिए। और हालांकि अब दोनों ही तरफ से इस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं तो चुनावी माहौल है और इस तरह के बयानबाजी आना स्वाभाविक भी नजर आता है। सुमित, जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है, इसकी एक बानगी नर्मदापुरम में देखने को मिली है। पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मारपीट और विवाद हो गया। मंडलम सेक्टर बैठक और सभा के बाद कार्यकर्ता कमलनाथ को छोड़ने हेलीपैड पहुंचे थे, लेकिन एक गुट के कार्यकर्ताओं की दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं से मारपीट हो गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और दोनों पक्ष सिवनी मालवा थाने पहुंच गए। वहां भी दोनों पक्षों में कहासुनी होती रही और थाना प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस नेता थाने से बाहर आए। थाने गए दोनों ही पक्षों ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सभा में स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुई थी। कुछ आपस में प्रोग्राम में आपस में वाद विवाद हुआ था, जिसको लेके दोनों पक्ष थाने आए थे। फिर आपस में ही दोनों की बाहरी बातचीत हो गई और थाने पे कोई भी ऐसी रिपोर्ट या शिकायत नहीं दोनों पक्षों से कहीं से कोई प्राप्त नहीं। कौन लोग तो शरीक कौन है, कहाँ के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम था उस प्रोग्राम में आए थे ये पार्टी के पूरी सदस्य थे, कार्यकर्ता। मैं व्यक्तिगत नहीं जानता तो नहीं कह सकता कौन से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी जीत के लिए अभी से बिसात बिछाना शुरू कर रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर बस्तर क्षेत्र पर है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम आला नेता बस्तर का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हों या राष्ट्रीय स्तर के। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सप्ताह भर के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका भी सबसे ज्यादा फोकस बस्तर पर ही रहेगा। ओम माथुर 24 से 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान वो बस्तर के अलावा दुर्ग और रायपुर संभाग में भी बैठक करेंगे, जिसमें बूथ स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ओम माथुर के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उनका ये पहला बस्तर दौरा है।
माथुर जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहेंगे, जिसमें हमारे रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के इस विभिन्न बैठकों और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उनका सघन प्रवास रहेगा और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और निश्चित तौर से उनके आने से पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और बस्तर में उनका पहला प्रवास है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़े धूमधाम के साथ में उनका स्वागत करना चाहते हैं। वो वहाँ पर संभागीय बैठक भी लेंगे, विधानसभा की बैठक भी वो उस बैठक में लेंगे और कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। उधर ओम माथुर के छत्तीसगढ़ दौरे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा। कहा, प्रदेश में बीजेपी की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है, ना आदिवासी साथ है ना समाज के लोग साथ है। ओम माथुर अतिथि हैं, उनका प्रदेश में स्वागत, लेकिन उनके दौरे का कोई असर नहीं होगा। झूठा वाहवाही लेना, प्रोपोगंडा करना इनका एजेंडे में है और अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ है। इनका सोशल केमिस्ट्री जो है बिगड़ा हुआ है, ना आदिवासी इनके साथ है, ना पिछड़ा इनके साथ है, ना कोई विंग इनके साथ है। किसानों के लिए तो केवल बात करते रहे, एक बार भी खड़ा नहीं हुए। आज जो कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता बस्तर से ही होकर गुजरता है और बस्तर ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, समझो उसकी सरकार बन गई। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों का ज्यादा फोकस बस्तर पर होता है। युगल, जी बिल्कुल सुमित, यही कहा जाता है। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक जानकारों का यही मानना है और ये कहा जा सकता है कि जब ओम माथुर आएंगे छत्तीसगढ़ और ये 24 तारीख से 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे और दुर्ग और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे, तो बस्तर बीजेपी के लिए प्रमुख तौर पे फोकस है, केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि बस्तर में करारी शिकस्त है, बीजेपी को झेलनी पड़ी थी और ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वहां से जो बम्पर जीत है बीजेपी के हो। तो इसको लेकर के यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की केमिस्ट्री है वो छत्तीसगढ़ में बिगड़ी हुई है और ना तो ओबीसी वर्ग उनके साथ है, ना ही जो आदिवासी वर्ग है वो उनका साथ दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार दौरा कर रही है। बूथ स्तर से लेकर के कोर कमेटी की बैठक है वो लगातार आयोजित की जा रही है और जब ओम माथुर आएंगे तो वो यही काम करेंगे और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के जो मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग हैं उनकी बैठक लेंगे और उन्हें रिचार्ज करने का काम करेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में बड़ी शिकस्त बीजेपी को हासिल हुई थी और 15 सीटों पर जो है सिमट गई थी, तो ये तय है कि आखिर 15 साल बीजेपी ने शासन किया और उसके बाद 15 सीट मिले महज, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है और बीजेपी वापसी के लिए पूरी कवायद कर रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दौरे से किसी तरह का कोई फर्क है वो कांग्रेसी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, आम जनता की सरकार है। तो दौरा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का रिचार्ज करने का, बूस्टअप करने का काम है जो ओम माथुर है करेंगे। जी बिल्कुल। युगल, बस्तर जीतो चुनाव जीतो ये बात तो लागू होती ही है, लेकिन एक बात भी ये भी है कि बस्तर में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 12 में से एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई है, इसलिए बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बीजेपी को। यही वजह है कि ओम माथुर एक सप्ताह के दौरे पर आ रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, जो 2 सीट थे और उसमें जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी जो बीजेपी एक मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस को एक बड़ी जीत है वो मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को वहां पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी और सिर्फ बस्तर ही नहीं, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो 15 सीट का जो आंकड़ा है उसे बढ़ाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पास जो सीटें हैं
काफी बहुमत है कांग्रेस के पास। तो इसलिए अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस सदी हुई रणनीति के तहत 2023 के विधानसभा में चुनाव में उतरती है। और वैसे भी बीजेपी सिर्फ बस्तर और सरगुजा निशाने पर नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी वापस आने की कवायद है वो कर रही है और ताकत है वो झोंक रही है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उसे रिचार्ज करने का काम है बीजेपी कर रही है। लेकिन बस्तर दौरा इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि वहां से ये भी कहा जाता है कि वहां से जो जीत का रास्ता है वो तय होता है। जी बिल्कुल जुगल, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीती है और भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी उसका संगठन पूरे छत्तीसगढ़ में मजबूत हुआ है। इस लिहाज से बीजेपी के सामने और भी ज्यादा चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, चाहे हम बस्तर संभाग की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें। जुगल जी बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से जितने भी उपचुनाव हुए हैं विधानसभा को लेकर के सभी में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है और कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। और कांग्रेसियों का यही कहना है, मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल यही कहते हैं कि ये सरकार है, किसानों की सरकार है और छत्तीसगढ़ में किसान एक बड़े मतदाता हैं। और जिस तरह से किसानों को साधने का काम जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, तो उन एक तुरुप का पत्ता है किसान के लिए। और जिस तरह से सरकार बोनस दे रही है, धान खरीदी कर रही है, तो किसान फिलहाल अभी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से 2023 का जब चुनाव होगा तो किस तरह से बीजेपी यहाँ के जो कर्मचारी हैं क्या उन्हें साधने का प्रयास करती है, या फिर जिस तरह से यहाँ पे जो किसान है उसे किस तरह से साधने का प्रयास करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी कांग्रेस आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज है, तो बीजेपी अपनी ताकत जमीनी स्तर पर बिल्कुल पूरी ताकत बीजेपी झोंकती हुई नजर आती है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की एंट्री छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो गई है और एंट्री भी ऐसी हुई है कि सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इसी बुलडोजर के सहारे विधानसभा चुनाव का मैदान मारने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के मुखिया भूपेश बघेल विपक्ष के बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम बघेल ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या बीजेपी योगी के रास्ते पर चलेगी। वहीं बघेल ने राहुल गांधी के बंगला खाली कराने पर कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उनके खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनसे ये कहना चाहूंगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है, तो इसका मतलब ये है पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। राहुल जी ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि देश में यदि आप अडानी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ यदि आप बोलेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और सत्ता समाप्त करके वो अदा की गई, उसके बाद तुरंत बाद बंगला खाली कराया गया। इससे स्पष्ट है कि जो भी खिलाफ में बोले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।